ओम धन्वंतर्याय नमः। आज हमारे हाथ आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण लगा है। हाँ, और इसमें कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो मतलब चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। और एक ऐसी बात कही गई है जो शायद हमारी रसोई के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। कौन सी बात? ये कहते हैं कि जो घी हमारी दादी नानी अमृत मानती थी, वो किसी के लिए हार्ट अटैक का टिकट भी बन सकता है। मतलब ये कैसे हो सकता है? और सिर्फ घी ही क्यों, सोशल मीडिया पर जो हेल्दी नुस्खों की बाढ़ आई हुई है, जैसे सुबह सुबह नीम का जूस पियो या हल्दी वाला पानी, हाँ हाँ, वो तो बहुत है। तो ये विश्लेषण सवाल उठाता है कि कहीं ये नुस्खे अनजाने में हमें ठीक करने के बजाय किसी बड़ी बीमारी की नींव तो नहीं रख रहे। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। आरोग्य भारत की शोध और आयुर्वेदिक ग्रंथों के आधार पर आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे अधूरा ज्ञान बीमारियों का चक्रव्यूह बन सकता है। और सही जानकारी ही असल में अच्छी सेहत की चाबी है। बिल्कुल। तो ये समझने के लिए कि गड़बड़ कहाँ होती है, शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले ये जानना होगा कि आयुर्वेद के हिसाब से कोई रोग शरीर में पैदा ही क्यों होता है। आरोग्य भारत का विश्लेषण कहता है कि इसके पीछे 4 मुख्य स्तंभ हैं। 4 स्तंभ? हाँ, और उन्होंने इसे स्कूल के मिलान करो यानी मैच द कॉलम्स वाले सवाल से बहुत खूबसूरती से समझाया है। मिलान करो। अच्छा, ये तो मजेदार लग रहा है। तो क्या है ये 4 स्तंभ? पहला है अपनी जन्म प्रकृति और जो आज की तारीख में जो विकृति है उसकी जानकारी ना होना। प्रकृति और विकृति, ठीक है। और दूसरा? दूसरा है शरीर के 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका संतुलन बिगड़ जाना। तीसरा है ऋतुचर्या यानी मौसम के बदलने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं, ये न समझना। और चौथा? चौथा स्तंभ है जो भोजन हम खा रहे हैं उसके अंदर के गुण क्या हैं। आरोग्य भारत के स्रोत में इसके लिए 4 शब्द इस्तेमाल हुए हैं: रस, गुण, वीर्य और विपाक। एक मिनट, ये तो थोड़े भारी भरकम शब्द है। रस, गुण, वीर्य और विपाक। आम भाषा में इनका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे सरल तरीके से समझते हैं। रस मतलब भोजन का स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन वगैरह। ठीक है। गुण मतलब उसकी क्वालिटी, जैसे कोई चीज भारी है या हल्की, रूखी है या चिकनी। वीर्य का मतलब है कि वो शरीर पर ठंडा असर डालेगी या गर्म। ओके। और विपाक यानी पचने के बाद आखिर में शरीर पर उसका क्या असर होगा। आपको हर चीज का वैज्ञानिक विश्लेषण याद रखने की जरूरत नहीं, पर यह समझना जरूरी है कि हर खाने की अपनी एक खासियत होती है। अच्छा, तो मतलब हर खाने का अपना एक कैरेक्टर है, और अगर हम अपने कैरेक्टर, मौसम के कैरेक्टर और खाने के कैरेक्टर को बिना मिलाए कुछ भी खाते रहेंगे तो फेल होना तो पक्का है। बिल्कुल ठीक है। तो इस मिलान करो खेल का पहला हिस्सा है प्रकृति। ये शब्द हमने बहुत सुना है, पर असल में इसका मतलब क्या है? प्रकृति यानी आपका मूल स्वभाव, आपका ब्लूप्रिंट जो जन्म से तय होता है। आयुर्वेद कहता है कि हम सब उन 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनसे बने हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम सब में इन तत्वों का जो अनुपात है वो अलग अलग होता है। इसी अनुपात से 3 मुख्य प्रकृतियां बनती हैं: वात, पित्त और कफ। तो वात प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? वात प्रकृति में आकाश और वायु तत्व की अधिकता होती है। तो सोचिए, हवा कैसी होती है? हल्की, सूखी और चंचल। वैसे ही वात प्रकृति के लोग अक्सर दुबले पतले होते हैं। उनकी त्वचा रूखी हो सकती है, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं और उनके विचार भी बदलते रहते हैं। उन्हें गैस और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी ज्यादा होती है। और पित्त? इसमें तो नाम से ही अग्नि जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। पित्त प्रकृति में अग्नि और जल तत्व की अधिकता होती है। तो ऐसे लोगों की पाचन अग्नि बहुत तेज होती है, उन्हें भूख बहुत लगती है। अच्छा। उन्हें गर्दी भी ज्यादा लगती है, पसीना ज्यादा आता है, और स्वभाव से ये लोग थोड़े गुस्सैल या बहुत जुनूनी हो सकते हैं। और आखिरी कफ प्रकृति? कफ प्रकृति बनती है पृथ्वी और जल तत्व से। पृथ्वी और जल कैसे होते हैं? भारी, स्थिर और चिकने। तो कफ प्रकृति के लोग मजबूत कद काठी के होते हैं, उनका वजन आसानी से बढ़ जाता है। और स्वभाव से? स्वभाव से शांत और स्थिर होते हैं, लेकिन उनमें सुस्ती भी आ सकती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन आपने शुरू में विकृति शब्द का भी इस्तेमाल किया था। प्रकृति और विकृति में क्या फर्क है? ये समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति वो है जो आप जन्म से हैं, आपकी बेसलाइन, और विकृति वो है जो गलत खानपान या लाइफस्टाइल से आपके तत्वों का संतुलन बिगड़ने पर आप मतलब अभी बन गए हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आपकी प्रकृति पित्त है,
लेकिन आपने बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाकर अपनी अग्नि इतनी बढ़ा ली है कि अब आपको एसिडिटी और स्किन रैशेस हो रहे हैं। ये आपकी विकृति है। अच्छा। तो आयुर्वेद का लक्ष्य विकृति को ठीक करना होता है, आपकी प्रकृति को ध्यान में रखकर। आप अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते, पर विकृति को जरूर बदल सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब इलाज हमारी आज की गड़बड़ी का होता है, हमारे बेसिक नेचर का नहीं। एग्जैक्टली। तो यहीं पर वो दो-धारी तलवार वाली बात एकदम फिट बैठती है। आरोग्य भारत के विश्लेषण में एक बहुत सटीक उदाहरण है कि अगर एक वात प्रकृति का व्यक्ति, जिसके शरीर में पहले से ही आप कह सकते हैं हवा और रूखापन ज्यादा है, हाँ, अगर वो बाजरा या मक्का जैसा रूखा अनाज और सरसों का तेल जो खुद गर्म और रूखा होता है ज्यादा खाएगा, तो क्या होगा? उसके शरीर में रूखापन और गर्मी बढ़कर तूफान मचा देगी। नतीजा गैस, एसिडिटी, लिवर का सिकुड़ना, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं, और यहाँ तक कि लो ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और वही खाना शायद कफ प्रकृति वाले के लिए ठीक हो सकता है। शायद बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि उसका शरीर पहले से भारी और चिकना है, तो ये रूखापन उसे बैलेंस कर सकता है। और इसका उल्टा? इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। घी और नारियल तेल वात वाले के लिए वरदान हैं, क्योंकि वो उनके रूखेपन को शांत करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही घी और नारियल तेल एक कफ प्रकृति वाला व्यक्ति ज्यादा मात्रा में ले, जिसके शरीर में पहले से भारीपन है, हाँ, तो क्या होगा? तो उसके शरीर में कीचड़ जैसा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक तरह से आप यही कह सकते हो। शरीर की नलियों में यानी आर्टरीज में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट अटैक, थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों का रास्ता खुल सकता है। एक मिनट, इसका मतलब मेरे घर में जो बहस होती है कि घी हेल्दी है या नहीं, उसमें मम्मी और पापा दोनों सही हो सकते हैं। बिल्कुल। वो बस अपने अपने शरीर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब जाकर ये पहेली सुलझी। यही तो आयुर्वेद का सार है। एक ही चीज, एक ही रसोई में बनी, एक के लिए दवा और दूसरे के लिए जहर। बिल्कुल। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में प्रैक्टिकल है? मतलब कौन हर 2 महीने में अपनी पूरी डाइट बदल सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बात पूरी डाइट बदलने की नहीं, बल्कि छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने की है। आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि अगर मौसम बदल रहा है और आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो शायद हमारी थाली में ही उसका जवाब हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ आता है, ऋतुचर्या, यानी मौसम का विज्ञान। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। हमारा शरीर तो एक ही है, लेकिन बाहर का मौसम उसे कैसे इतना बदल सकता है? क्योंकि हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। जो बदलाव बाहर प्रकृति में होते हैं, वही सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर भी होते हैं। अच्छा। आरोग्य भारत की रिसर्च में एक तालिका के जरिए इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल को लीजिए। इस समय क्या होता है? सर्दियों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, हवा में नमी बढ़ती है। हाँ, मौसम में एक भारीपन सा आ जाता है। तो ये प्रकृति में पृथ्वी और जल तत्व का बढ़ना है, और यही हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में भी प्राकृतिक रूप से कफ, जो पृथ्वी और जल से बनता है, वो बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे में अगर हम घी, दूध, दही, मिठाई जैसी चीजें खाएंगे जो खुद भी कफ बढ़ाने वाली हैं, तो नतीजा क्या होगा? सर्दी, खांसी, बलगम और फेफड़ों में इन्फेक्शन। तो मतलब कफ प्रकृति वालों को वसंत में मिठाइयों से वैसे ही दूर रहना चाहिए जैसे मैं सोमवार की सुबह से दूर रहती हूँ। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जबकि इसी मौसम में तुलसी, नीम, अदरक, शहद जैसी चीजें फायदेमंद होती हैं, क्योंकि वे बढ़े हुए कफ को संतुलित करती हैं। और गर्मियों का क्या? मई जून जब आग बरस रही होती है। ग्रीष्म ऋतु ने सूरज की वजह से अग्नि तत्व और गर्म हवाओं की वजह से वायु तत्व बढ़ता है। इससे शरीर में पित्त और वात दोनों बढ़ते हैं। इस मौसम में अगर कोई ज्यादा गर्म मसाले, चाय, कॉफी या सरसों का तेल इस्तेमाल करता है, तो लू लगना, डायरिया और स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जबकि ठंडी तासीर वाले फल जैसे तरबूज और घी इस मौसम में फायदेमंद है। जी, क्योंकि वो शरीर को शांत रखते हैं। तो मतलब जो घी वसंत में कफ बढ़ाकर नुकसान कर सकता है, वही घी गर्मियों में बढ़े हुए पित्त और वात को शांत करने के लिए अमृत बन सकता है। अरे वाह, कमाल है ना? कमाल है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। जब ये दोनों चीजें, प्रकृति और ऋतु, टकराती हैं, असली गड़बड़ तो वहीं होती होगी। बिल्कुल, यहीं पर आकर सोशल मीडिया पर मिलने वाला अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
चलिए आरोग्य भारत के स्रोत से एक केस स्टडी लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी प्रकृति वात है। याद रखिए, वात यानी शरीर में पहले से ही रूखापन और हवा ज्यादा है। ठीक है, एक वात प्रकृति का व्यक्ति। और मौसम? मौसम है ग्रीष्म ऋतु का, यानी मई जून। इस मौसम में भी बाहर की प्रकृति में वायु और अग्नि तत्व बढ़े हुए हैं। तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर भी वायु बढ़ी हुई है और बाहर के वातावरण में भी। ये तो डबल डोज हो गया एक तरह से। एग्जैक्टली। अब ऐसी हालत में वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखता है कि नीम और काली मिर्च खून साफ करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और ये सोचकर कि ये तो बहुत हेल्दी हैं, वो रोज सुबह इनका सेवन करना शुरू कर देता है। ओह, ये तो गड़बड़ लग रही है। नीम और काली मिर्च तो खुद बहुत रूखे और गर्म होते हैं। और यही गलती है। इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। उसके शरीर में रूखापन और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एसिडिटी, किडनी का सिकुड़ना, लिवर सिरोसिस और पथरी जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। अरे बाप रे, वो इम्यूनिटी बढ़ाने चला था और उसने अपने शरीर का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ लिया। बिल्कुल। जबकि उसी व्यक्ति के लिए उसी मौसम में घी, नारियल तेल और रसीले फल अमृत का काम करते हैं। ये तो वाकई आंखें खुलने वाला उदाहरण है ना? चलिए एक और केस लेते हैं। मान लीजिए एक कफ प्रकृति का व्यक्ति है। शरीर में पृथ्वी और जल तत्व पहले से ही ज्यादा हैं। ठीक। और मौसम है वसंत ऋतु का, यानी मार्च अप्रैल, जब वातावरण में भी कफ प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ है। डबल डोज कफ का। हाँ, अब वो व्यक्ति सोचता है कि घर का बना खाना तो हेल्दी होता है और रोज घी लगी रोटी, दूध और मिठाइयाँ खाता है। तो फिर उसके शरीर की नदियों में ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हार्ट अटैक, थायराइड और शुगर का खतरा सीधा सीधा बढ़ जाएगा। यही, फिर भी कोई एक ही क्यों बार बार बीमार पड़ रहा है? क्योंकि सबका शरीर, सबकी प्रकृति अलग है और हर मौसम में उस भोजन का प्रभाव हर किसी पर अलग अलग होता है। ये ज्ञान की कमी ही है जिसके बारे में आरोग्य भारत बार बार आगाह करता है। उनका संदेश साफ है, सुनी सुनाई बातों या सिर्फ दादी नानी के नुस्खों पर मत जाइए, जो अक्सर अधूरा संदर्भ देते हैं। जी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि 90% बीमारियां अज्ञानता के कारण होती हैं। हमें दवाओं या डॉक्टर्स से ज्यादा सही स्वास्थ्य शिक्षा की जरूरत है, जो हमें ये मिलान करो का खेल सिखा सके। और देखिए, ये जानकारी जितनी फायदेमंद है उतनी ही जिम्मेदारी भी लाती है। शायद इसीलिए आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म अपने डिस्क्लेमर में बहुत स्पष्ट है। अच्छा, क्या कहते हो? वो साफ कहते हैं कि ये एक जागरूकता मंच है, कोई मेडिकल सलाह देने वाला नहीं। यहाँ दी गई जानकारी आयुर्वेदिक ग्रंथों और उनके लंबे समय के अनुभवों पर आधारित है। मतलब वो एक तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी आपको खुद ही चलानी है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि किसी भी औषधि या नुस्खे को अपनाने से पहले अपनी बुद्धि और पुराने अनुभवों का इस्तेमाल जरूर करें। किसी भी अप्रिय घटना के लिए ये मंच उत्तरदायी नहीं होगा। तो उनका उद्देश्य हमें आत्मनिर्भर बनाना है, किसी पर निर्भर नहीं। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो शीशे की तरह साफ है कि आयुर्वेद या कोई भी घरेलू नुस्खा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। उसका असर पूरी तरह से व्यक्ति, स्थान, समय और पदार्थ के सही तालमेल पर निर्भर करता है। हाँ, सही जानकारी के साथ ये अमृत है और अज्ञानता के साथ ये एक हथियार बन सकता है जो हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अमन सर भोजन को सिर्फ स्वाद, प्रोटीन, फैट या कैलोरी के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर हमारी रसोई में रखी एक चुटकी हल्दी या एक चम्मच घी भी मौसम और हमारी प्रकृति के हिसाब से अपना असर पूरी तरह बदल सकते हैं, तो हमें अपने जीवन की और किन स्वस्थ माने जाने वाली आदतों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ में दोबारा परखने की जरूरत है। जैसे कि एक्सरसाइज, सोने का समय या पानी पीने का तरीका। हाँ, सोचने वाली बात है ना।